हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में हमने माहेश्वर सूत्र और उनसे प्रत्याहारों को कैसे बनाया जाता है ये पढ़ा था। आज के इस चैप्टर में हम संस्कृत वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, यानी आप अपने विचारों को जिसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम भाषा जब पढ़ ही रहे हैं तो हम यह भी जान लेते हैं कि लिपि क्या होता है। तो लिपि सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है और संस्कृत भाषा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में देवनगरी और कभी देवनागरी ऐसे करके आता है। तो संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी। तो आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, इंग्लिश जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है रोमन लिपि में। हाँ जी, इंग्लिश की जो लिपि है वो है रोमन। दोस्तों, आज के टाइम पर संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, लेकिन अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें, पाणिनि के टाइम की बात करें, तो संस्कृत की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है। तो जो हम बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली में क्या, ध्वनियों का हम उच्चारण कर रहे होते हैं। यानी उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है। और प्रत्येक ध्वनि का अपना एक विशेष आकार होता है। हम उसे कुछ चिन्हों का यूज करके कागज पर लिखते हैं। वो जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिंदी में जब भी आपने वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 52 वर्ण होते हैं, और जबकि संस्कृत की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण हैं। और वर्ण को ही एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है अक्षर। अक्षर 2 शब्दों से बना है, अ प्लस शर। देखिए, जो आ उपसर्ग है वो जिसके भी आगे लगता है उसको विलोम में परिवर्तित कर देता है। जैसे सत्य के आगे आ लगाया तो असत्य हो गया। ठीक है। संभव के आगे लगाया असंभव हो गया। उसी तरीके से क्षर मतलब होता है समाप्त होने वाला, नाश होने वाला। ठीक है। उसके आगे आ लगा दिया यानी अनाशवान, कभी ना समाप्त होने वाला। यानी अक्षर क्या है या वर्ण क्या है? भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका अंत कभी नहीं होता है। शब्द की वह सबसे छोटा विभाजन है। शब्दों के अगर हम टुकड़े करें तो सबसे छोटा जो विभाजन मिलेगा हमें, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो संस्कृत में 50 वर्ण, लेकिन पाणिनि के अनुसार वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो उस वक्त 63 या 64 वर्ण मान्य थे, जिसमें से 21 और 22 तो स्वर ही थे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वर्णों का फर्दर डिवीजन कैसे किया जा सकता है। अभी हमने देखा संस्कृत में वर्ण कितने हैं? 50 वर्ण हैं। ठीक है। वर्ण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। प्रत्याहार को हमने पढ़ रखा है, इसलिए अगर हम वर्ण के जगह लिखते हैं अल, यानी संस्कृत के सभी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अच। और व्यंजन आते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है। तो वर्णों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अच और हल, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो स्वर जो है उनको हम क्या कहते हैं? स्वरयन्ते स्वतः
उच्चारयन्ते वा ध्वनि विशेषाः इति स्वरा, यानी जो ध्वनि विशेष स्वतः ही उच्चारित किए जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और ये अगेन 3 प्रकार के हैं संस्कृत में। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ली, ठीक है। इसको हम यहां लिख देते हैं री, ठीक। हाँ जी, इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। एक मात्रिक भी कहते हैं और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ की। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगने का समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ओ, बड़ा ऋषि, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ह्रस्व कितने हो रहे थे? 5 हुए थे हमारे। और अगर हम ये काउंट करें 2 2 4 2 3 6, 2 चौको 8, तो ये 8। टोटल संस्कृत में स्वर की बात करें तो वो 13 होते हैं। जी हाँ, अगर हिंदी की बात कहें तो वहां पर 11 स्वर थे, ठीक। 11 स्वर में आपका वहां पर री नहीं था और क्या नहीं था? बड़ा री नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं था वहां पर, और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत को हम त्रैमात्रिक भी कहते हैं या त्रिमात्रिक भी कहते हैं, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ओम, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब होता है कि ओ को ही उच्चारित करना है 3 मात्रा के समय में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओम लिखा, उच्चारण क्या करेंगे? ओम, ठीक। भो कृष्णा, भो कृष्णा, ठीक है। जब भी किसी को बुलाना हो, दूर से आवाज देना हो, चिल्लाना हो, तो वहां पर हम प्लुत का यूज करते हैं, और प्लुत का अर्थ होता है उछला हुआ, ठीक। अब बात करते हैं हम व्यंजन वर्ण पर। तो व्यंजन या संस्कृत में हल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का फर्दर डिवीजन होता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श को स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण होता है तो जो जीभ्या होती है वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। इनको संस्कृत में आप एक और नाम से जानते हैं, कादयोम वसाना, यानी क से मां तक के जो व्यंजन हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब का से मां जब भी आप व्यंजनों को काउंट करेंगे तो टोटल आएंगे आपके 25 वर्ण, ठीक है। तो स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजनों की। तो ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? श,
स, स और ह। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं जो कि क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जीव्या का उच्चारण स्थल से घर्षण होता है और उससे क्या होता है, वायु निकलती है और उससे ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको हम ऊष्म कहते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं संख्या में। कौन कौन से? य, व, र और ल। या व राला को ही पाणिनि ने किसका नाम दिया है? यण की संज्ञा दी है। अंतस्थ को ही क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर नाम से पता चल रहा है, आधे स्वर के गुणों वाले और आधे व्यंजन के गुणों वाले। अंतस्थ यानी अंतः मतलब अंतः स्थित। ठीक है, अंतः स्थित यानी जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं उनको अंतस्थ कहते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं। एक और रीजन है, जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो मुख से बाहर नहीं आती है, मुख के अंदर ही रह जाती है, इसलिए भी इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो टोटल देखिए 25 और फिर 4 + 4 टोटल हो जाता है आपका 33। ठीक है, प्लस संस्कृत में 4 आयोगवाह भी होते हैं, तो जब भी आप इसे जोड़ेंगे 13 + 33 + 4 टोटल हो जाएंगे 50। संस्कृत में जो वर्ण है वो 50 होते हैं। स्वरों का 2 अन्य विभाजन भी है। कौन कौन सा? एक है अनुनासिक, दूसरा है अनअनुनासिक। ठीक है, तो जो अनुनासिक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है, नासिका की सहायता ली जाती है, उसे कहते हैं अनुनासिक। कोई भी स्वर है उसको हम अनुनासिक बना सकते हैं अगर हम उस पर चंद्रबिंदी लगा देते हैं। तो जैसे कि आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगाए तो ये आ। ठीक, और अनुनासिक कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का कोई योगदान नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा ही है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये अनुनासिक है। पेपर में अगर आता है तो आप इजीली बता सकते हैं। इसके बाद हम वर्णों को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है 13 आपके अच। अच यानी कि स्वर, बिल्कुल सही। हाँ जी, फिर क्या है? अच कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, बड़ा ऋषि, री, ए, ओ, औ। ये सभी क्या हैं? ये स्वर वर्ण हैं। ठीक है, जिनकी संख्या क्या है? 13 है, आप काउंट करके देख सकते हो। इसके बाद हमने व्यंजन वर्णों की बात करी थी, और व्यंजन वर्णों में पहला जो विभाजन था वो था स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कुल 25 थे, और कहाँ से? का से लेकर के माँ तक के। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे, ये जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण, ये है फैमिली मेंबर का पहला सदस्य यानी मुखिया। ठीक है, तो ये है का वर्ग, ये है चा वर्ग, ये है टा वर्ग, ये है ता वर्ग, ये है पा वर्ग। यानी कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? तो कौन कौन से वर्ण हैं? क है, ख है, ग है, घ है और अंगा है, यानी टोटल 5 वर्ण हैं। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, ये है का वर्ग और ये है वर्ण। तो वर्ग जो होते हैं उसमें कुल 5 वर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। ये जो पहला सदस्य है ना, यही मुखिया है, और इसी के नाम पर हम पूरे उसको वर्ण को एक फैमिली में, एक परिवार में बांध रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं वर्ग का।
तो अगर पूछे कि संस्कृत के कितने स्पर्श वर्ग हैं, तो कितने स्पर्श हैं भाई? 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। अगर कहा जाए कि स्पर्श वर्ण कितने हैं, तो वो 25 हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो वो हैं 5। इसके बाद हम अंतस्थ की बात करते हैं। य रा ला व है। उसके बाद हम ऊष्म को देखते हैं, तो क्या है? श है, स है, सा है और हा है। इनको हम ऊष्म कहते हैं। टोटल नंबर हुए 8। इसके बाद हमने बात करी थी आयोगवाह की। आयोगवाह की, तो जो आयोगवाह है, आयोगवाह संस्कृत में 4 हैं। आपने ये देखा, अनुस्वर, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीव्यामूल्य और उपद्यमान्य। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है और आज की डेट में संस्कृत में भी बहुत कम यूज दिखाई पड़ेगा आपको। आप देख रहे हैं ना, का के पहले ये अर्ध विसर्ग पड़ा है। इसको देखिए, विसर्ग ये होता है और अर्ध विसर्ग ये होता है। ठीक है, तो अर्ध विसर्गों से युक्त का और खा को जीव्यामूल्य कहते हैं और प और फा को उपद्यमानीय कहते हैं। तो संस्कृत में टोटल 4 आयोगवाह होते हैं। अब आप देख लीजिए, इन सब को जब जोड़ेंगे तो आपको 50 वर्ण मिल जाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि पाणिनि के अनुसार जो वैदिक संस्कृत था या प्राकृत संस्कृत था, उसमें 63 और 64 वर्ण थे। भाई ये कैसे? आज की डेट में तो 50 हैं, पहले के डेट में 63 और 64 होते थे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम स्वर की संख्या देखें तो संस्कृत में उस समय 21 स्वर थे। ठीक है, एक्चुअली में 21 या 22 स्वर थे। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, तो ये ह्रस्व हैं। अब इनका दीर्घ भी होगा। दीर्घ क्या क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि। ठीक है, बड़ा ऋषि। तो ये क्या है? आपके दीर्घ है। इनका प्लुत भी होगा, यानी इन पे 3 मात्रा भी तो चढ़ सकती है भाई। तो कौन कौन सी मात्रा? आ पे चढ़ी मात्रा, ई पे चढ़ी मात्रा, ऊ पे चढ़ी मात्रा और री पे चढ़ी मात्रा। तो टोटल 4 तो आपके ह्रस्व हुए, 4 आपके दीर्घ हुए और 4 आपके प्लुत हो गए। टोटल संख्या होती है 12। इसके बाद ए, ओ, ये ऑलरेडी क्या है? दीर्घ है। ये ह्रस्व स्वर तो है नहीं, ये दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व तो बनेगा नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज है बनने की? ये दीर्घ बनेंगे और क्या बनेंगे? प्लुत बनेंगे। तो ये 4 हैं जो कि दीर्घ है, इनका ही हम 4 प्लुत भी बना सकते हैं। तो 4 4 कुल कितने हुए? 8 हुए। उसके बाद आता है अंतिम ये री। तो री जो है, इसके अभी हम मान लेते हैं कि इसका दीर्घ और प्लुत नहीं बनता। तो कुल कितने हुए री? 1 हुआ। अब जानते हैं कि का से मा तक के वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श कहलाते हैं और संख्या में कितने होते हैं? 25। या व रा ला अंतस्थ वर्ण होते हैं और ये संख्या में होते हैं 4। श, स, सा, ह ये आपके संख्या में होते हैं 4। फिर पाणिनि ने कुछ यम वर्ण भी बताए हैं। ये यम और यण दोनों अलग अलग हैं, यानी आप इसको ये नहीं समझेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक करके मैंने यम लिख दिया है। नहीं, यम वर्ण होते हैं और ये जो होते हैं ये हमारे लिए लॉजिकल नहीं है, तो हम केवल अपने काम का देखते हैं कि यम वर्णों की संख्या कितनी? 4 होती है। फिर बात करते हैं अनुस्वार, यानी वो जो ऊपर बिंदी होती है ना अंग की, उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जिसको आप लोग बोलते हो आहा, ठीक है, यानी अंग आहा। तो आहा जो है वही विसर्ग है, इनकी संख्या है 2। जीव्यामूल्य अभी हमने पीछे देखा, उपद्यमानीय ये भी क्या है? 2 है। अब आप ये मेरे को नहीं बोलोगे का और खा ये 2 हैं, जीव्यामूल्य उपद्यमानीय पा और फा ये 2, तो ये तो टोटल 4 होते हैं। नहीं, हम इन्हें केवल 2 काउंट करेंगे। का और खा जो होते हैं वो जीव्यामूल्य कहलाते हैं, यानी 1। पा और फा ये उपद्यमानीय कहलाते हैं, यानी 1। तो ये 1 1 मिला करके 2। फिर होता है दु स्पृष्ट, यानी इस तरीके का ला भी पहले यूज में आता था, वो उसकी संख्या 1 थी। और अगर ये जो री था ना, इसी का ही हम एक प्लुत
री मान लेते हैं तो उसकी संख्या भी हो जाएगी 1। ठीक, तो आइए अब हम काउंट करते कितने, 12, 8, 20, 1, 21। तो 21 तो आपके हो गए स्वर। उसके बाद का से माँ जो है वो आपके 25 आपके वर्ण हो गए स्पर्श वाले। फिर 4 आपके अंतस्थ हैं, 4 आपके ऊष्म हैं और 4 आपके क्या हैं, यम वर्ण है। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिख लेते हैं 12। ठीक, और ये 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक, तो 5, 1, 6, 7, 8, 6, 14 के 4, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 64। अगर हम प्लुत ऋकार मानते हैं तो 64 वर्ण है, अदरवाइज क्या होते हैं, 63 है, क्योंकि कुछ व्याकरणों ने ऋकार के प्लुत भेद को नहीं माना है, उनके आधार पर कुल 63 वर्ण है। आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, इन वर्णों का विभाजन कैसे होता है, पाणिनि के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, इन सब की चर्चा हमने की। अब अपने अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इनका उच्चारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तब तक के आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। हम फिर मिलेंगे अपने अगले अध्याय में।